फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केट न्यूज़। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स हैं तो इसका व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो अगर हम बात करें जीन प्याजे की तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और ये क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट का, नन्हा वैज्ञानिक का, क्योंकि बच्चा क्या करता है, चीज़ों की खोज स्वयं करता है, अन्वेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, निष्क्रिय नकल के माध्यम से, नकल की बात करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावासी संबंध रखते हैं, तो ये निष्क्रिय नकल की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, एक्टिव होकर के किसी चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है, खोज करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात कहते हैं आपके जीन प्याजे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुकूलन के माध्यम से, देखिए जो कंडीशनिंग है ये आपका वर्ड किसने दे रखा है, बीएफ स्किनर ने दे रखा है। ठीक है, इसकी बात जीन प्याजे ने नहीं की हुई है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। पुरस्कार और दंड, देखिए जो पुरस्कार और दंड है ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के खिलाफ है। ठीक है, जो रचनावाद है वो कहता है कि बच्चे को पुरस्कार और दंड देना ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं, बार बार दंड देते हैं, तो फिर जो बच्चा होता है उसके अंदर लालच आ जाती है। बच्चा बार बार पुरस्कार के लिए सीखना चाहता है चीज़ों को, ठीक है, या फिर दंड से बचने के लिए किसी चीज़ को सीखना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है सीखने का। ठीक है, तो पुरस्कार और दंड ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड भी होता है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से नहीं होता, रचनावाद इसके खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है। अगर बात करें इसके फोल्डिंग की, ठीक है, पाड़ की बात करें, इसको हिंदी में अनेकों नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको पाड़, ढांचा, ठीक है, आलम्बन, मचान, ये सारे वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, इसके फोल्डिंग। ये क्या होता है, इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था लेव वाइगोस्की ने, है ना, जो कि क्या कहते हैं कि अगर बच्चा कोई भी नया स्किल्स सीख रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसको कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो एज ए टीचर के रूप में आप क्या कीजिए, उसको हेल्प प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बच्चे को सॉल्व करके बता दिया, नहीं, उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, किसी तरीके का संकेत दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्कैफ होल्डिंग होता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, बारंबार अभ्यास। देखिए बारंबार अभ्यास की यहाँ पर बात ही नहीं हुई, ये तो आपका रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया कि बच्चे को बार बार आप अभ्यास करवा रहे हैं, है ना। तो इसकी बात भी आपके बीएफ स्किनर करते हैं कि बच्चे को बार बार चीज़ें रिपीट करवाइए, है ना, तो ये आपका नहीं होगा, है ना। नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए जो पुनर्बलन है, जो रीइंफोर्समेंट होता है, यह कहीं ना कहीं आपका पुरस्कार से और दंड से ही संबंधित होता है, जिसकी बात इस बीएफ स्किनर करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुबंधन, तो ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आधा हल किया उदाहरण देना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो स्कैफ होल्डिंग का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो पहाड़ का उदाहरण है वो क्या है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। अगर बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देते हैं तो फिर बच्चा क्या करेगा, उस पर थिंकिंग करेगा, सोचेगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे को कहीं ना कहीं संकेत भी मिल गया, इशारा भी मिल गया, क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल है उसको पहले ही आधा हल कर रखा है, तो बच्चा जो आगे की चीज़ें उसको खुद ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इससे बच्चे के संज्ञान का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है बच्चे को सिखाने का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन लेव वाइगोस्की से ही पूछ रखा है। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। देखिए जो लेव वाइगोस्की, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, बच्चा समाज से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जिस तरीके के परिवेश में वो रहता है वहीं से चीज़ों को क्या करता है, वो सीख जाता है। यानी जो बच्चे की समाज होती है, जो संस्कृति होती है, बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। ठीक है, ये बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संदर्भ में होती है। आप जिस तरीके के लोगों के साथ में रहते हैं, जिस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, ठीक है, उसी तरीके का कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो नेचर होता है, जो आपका स्वभाव होता है, उसी तरीके से डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनोगतिकी की इन्होंने बात नहीं की है। व्यवहारवादी के अंदर आपके बीएफ स्किनर आ जाएंगे, ठीक है, थॉर्नडाइक आ जाएंगे, है ना, तो ये आपका नहीं होगा। सूचना का प्रसंस्करण यानी कि सूचना का हस्तांतरण करना, तो इसकी बात भी लेव वाइगोस्की नहीं कहते हैं, है ना। ये क्या कहते हैं, बच्चा खुद ही चीज़ों को सीखता है, लेकिन कैसे, समाज के थ्रू, संस्कृति के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती समाज में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है। ठीक है, आप खुद सीख जाते हैं,
है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुमिच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए सुमिच्छा ये है, ठीक है, ये क्या कर रही है, बच्चों को नए नए अन्वेषण के लिए, ठीक है, खोज के लिए नई नई चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, नए नए तरीके बता रही हैं। तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग करेगा, सक्रिय होकर के सीखेगा और उसको सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, जब आप बच्चों के सामने अलग अलग तरह की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की सामग्रियाँ प्रस्तुत करते हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, तो बच्चा इनमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीखता है और एक्टिव होता है। ठीक है, सक्रिय होकर के सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ पर कौन से क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके प्रगतिशील और बाल केंद्रित क्लासरूम की बात हो रही है। क्योंकि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वहाँ पर जो बच्चा होता है क्या होता है, एक्टिव होता है और सभी गतिविधियाँ बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाती हैं। ठीक है, यही बात आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है कि आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चे को केंद्र में रख करके कराइए। ठीक है, सभी गतिविधियाँ बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ये बात आपकी प्रगतिशील शिक्षा भी कहती है और बाल केंद्रित शिक्षा भी कहती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, एक्टिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित कक्षा। देखिए जो शिक्षक केंद्रित क्लासरूम होती है इसमें सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चा निष्क्रिय पड़ा रहता है, ठीक है, चीज़ों को सुनता रहता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, है ना, चीज़ों को नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा नहीं, जो नियंत्रण वाली कक्षा होती है उसमें बच्चा कुछ क्वेश्चन वगैरह कर ही नहीं पाता है, बस टीचर आए बता करके चले गए, है ना। तो इससे भी बच्चा जो है सही तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाता है ना। तो ये भी नहीं होगा। व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा, तो यही मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया, कभी भी बच्चे को इनाम के लिए नहीं सिखाना, क्योंकि बच्चा फिर इनाम के लिए चीज़ों को सीखने लगता है। ठीक है, तो ये गलत तरीका होता है सिखाने का। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसी प्रकार की क्लासरूम की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी आपके एग्जाम में हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हावर्ड गार्डनर से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, या फिर एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हावर्ड गार्डनर हो जाएंगे। एकाधिक बोले या फिर बहुबुद्धि बोले, बात एक ही है। ठीक है, और इन्होंने देखिए कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में ये 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि अगर आप है तो आपके अंदर भी ये 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बुद्धि आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, किस पर आपने ज़्यादा काम किया है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, स्थानिक बुद्धि, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो स्थानिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्थानिक बुद्धि वाले लोग कौन से होते हैं, कलाकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं, नाविक होते हैं, है ना, जिनके पास क्या होती है, प्रॉपर स्थान की समझ होती है, कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करनी है। अब हर कोई थोड़ी ना नाविक, कलाकार, वास्तुकार हो सकता है। ठीक है, या फिर जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, हर कोई थोड़ी ना सही से बना पाता है। जिसको इसकी प्रॉपर समझ होगी कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करना है। अगर इसकी बात करें तो स्थानिक के अंदर आपके मूर्तिकार भी आ जाएंगे, जो लोग मूर्तियाँ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, है ना, उनको भी प्रॉपर स्थान की समझ होती है, कहाँ पर किस तरीके से जो है चीज़ों को डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कलाकार, वास्तुकार और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, स्थानिक बुद्धि, क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्थान की समझ होती है किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना है। जैसे जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं उनको भी पता होता है कहाँ पर कौन सी चीज़ बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषाई बुद्धि देखिए उसके अंतर्गत होती है जिनकी अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, जो लोग अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेता हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कवि लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी भाषा के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर भाषाई बुद्धि आ जाती है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। संगीतमय बुद्धि, जिनके पास लय, सुर, ताल का एक अच्छा संगम हो, जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम जी हो गए, है ना। तो इन लोगों के पास में कौन सी बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, किसकी बात ही नहीं हो रही है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, देखिए एक होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दोनों को ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर हम बात करें इंट्रा की, ठीक है, तो जब भी इंट्रा की बात हो तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद के स्वभाव, मनोभाव, दशा के बारे में जान पाता है। ठीक है,
खुद के बारे में जानना क्या होगा, आपका इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बट अगर दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में आप बता पा रहे हैं, जैसे कि कोई होता है ना, जो जैसे कि मनोवैज्ञानिक वगैरह की हम बात करें तो वो आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, वो लोग बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि इंटरनेशनल आपने हाईवे वगैरह भी सुना होगा, तो जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो वहाँ पर इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस होगा, और जब भी खुद की बात हो तो वहाँ पर इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 प्रकार की बुद्धि है उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, बाकी के आपके रह जाते हैं 3 और प्रकार जो कि इन्होंने बता रखा है। तो 8 प्रकार मैंने बता रखे हैं जो आपकी थ्योरी है, वो जो आपकी थ्योरी क्लासेस है उसमें। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगे, उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपकी 10 से 12 मिनट की ही वीडियो इसमें कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करा रखी है, तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। रीजन क्या दे रखा है, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। और देखिए जो हमारा समाज है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टीरियोटाइप्स होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो कभी कभी कह दिया जाता है कि वहाँ पर मतलब अगर कहीं पर कुछ रखी हुई हैं चीज़ें तो उधर नहीं जाना है, कुछ हो जाएगा। ठीक है, या फिर बिल्ली रास्ता काट दी तो उधर नहीं जाना है, वहाँ पर भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी ने किसी को लांग दिया तो वो व्यक्ति कहता है कि हम छोटे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की जो स्टीरियोटाइप्स चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, इसी तरह जो मेल और फीमेल होते हैं उनके साथ में भी जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें की जाती है। जैसे जो महिलाएं होती हैं उनको क्या कह दिया जाता है कि ये घर के झाड़ू पोछे करती हैं, ठीक है, बच्चों को संभालती हैं। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं ये बाहर से सब्जियां लाते हैं, ऑफिस के काम करते हैं। ठीक है, अभी आपके घर में मान लीजिए कि आप 2 भाई बहन हो, तो अगर किसी को मार्केट जाना है तो वहाँ पर जो पहली प्राथमिकता दी जाती है वो आपके भाई को दी जाती है, लड़कों को दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है लड़कियाँ थोड़ी ना बाहर जाती हैं, है ना, लड़कियाँ तो घर के काम करती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं किसको प्रदर्शित करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को, पुरानी विचार धारणाओं को। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो खेल होते हैं उनको भी लड़कों और लड़कियों के साथ में शुरू से ही जोड़ा जाता है। अगर बचपन से ही कोई मतलब एक लड़का एक लड़की है तो जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए डॉल वगैरह लाई जाती है ना, और जो लड़के होते हैं उनके लिए कार वगैरह लाई जाती है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही है। पेरेंट्स भी करते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं, इसके अलावा समाज तो करता ही है। ठीक है, आस पड़ोस वाले भी करते हैं, मतलब बहुत समय से चीज़ें चली आ रही हैं और अभी तक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट अभी तक चीज़ें चल रही हैं। 90% तक अगर आप घरों में देखेंगे तो फीमेल ही आपको खाना बनाते हुए मिलेंगे। ठीक है, मेल बहुत ही कम होंगे जो कि किचन में आते हैं या फिर किचन के काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो फुटबॉल होता है इसको लड़कों के साथ में रिलेट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो डॉल होती हैं इसको लड़कियों के साथ में रिलेट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कलर होते हैं, जैसे ही कहा जाता है कि जो ब्लू कलर है लड़कों को पसंद होता है, जो पिंक कलर है लड़कियों को पसंद होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि जो शिक्षक है वो भी समाज से ही निकलता है, तो उसके मन में भी यही सारी धारणाएं होती है कि जो लड़कियाँ होती हैं ये मैथ साइंस सीख ही नहीं सकती, लड़कियों के लिए थोड़ी मैथ साइंस बना होता है ना। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले से उन्होंने समाज में वही दे रखा है। ठीक है, और जब टीचर भी ऐसा करते हैं तो उनको लगता है कि सच में हम सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, फिर जो लड़के होते हैं, उनके सामने इस तरीके के एग्जाम्पल प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उनको इंकरेज मिले, प्रोत्साहन मिले कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लड़कियों को कहा जाता है कि कमज़ोर काम कर सकती हैं। ठीक है, जो भारी काम होते हैं उनको लड़कियां नहीं कर सकती, भारी काम लड़के करते हैं। तो अगर आप लड़कियों के सामने बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल प्रस्तुत करें, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा कि अच्छा हम भी भारी काम कर सकते हैं, स्ट्रगल वाले काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आप लड़कों के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो लड़के होते हैं वो भी कुक वगैरह करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सेफ होते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के हैं या फिर जो लड़कियाँ हैं, कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये स्किल्स होती है किसी के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से गलत दे रखा है कि गणित और साइंस के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों की पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत दे रखा है। ऐसा थोड़ी कि हमारे अंदर जन्मजात कैपेसिटी ही नहीं होती लड़कियों के अंदर। ठीक है, जो लड़कियाँ होती अब तो मैथ साइंस में बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, पहले भी करती थी अब भी कर रही हैं। ठीक है, लड़के भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कोई सब्जेक्ट की बात है या फिर इमोशंस की बात है, जैसे कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, है ना,
लड़कियां ही रोती हैं, तो क्या लड़कों के अंदर इमोशंस नहीं होते? लड़के नहीं रो सकते हैं, ठीक है। तो लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को कर सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए। यहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे इन्हीं एग्जाम्पलों से बने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि जो लड़कियाँ हैं वो घरों के काम करती हैं, ठीक है, लड़के घरों के बाहर के काम करते हैं, तो किसको प्रदर्शित करा? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया यहीं से आपके एग्जाम में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों ही गलत दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, ये तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम दें, बच्चा सहयोग से सीखे एक दूसरे के, ठीक है। जैसे कि अगर हम बच्चों का एक ग्रुप बना दें तो बच्चा वहाँ पर क्या करता है, एक दूसरे से डिबेट करता है, चर्चाएँ करता है, वाद विवाद करता है, ठीक है। तो जो बच्चे की समझ होती है वो विकसित होती है, ठीक है। बच्चा सहयोग से सीखता है दूसरे बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है, बट हमसे क्या पूछा है, अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। नहीं, ये तो अधिगम जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करेगी, सहायता करेगी, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। पृथक्करण व नामीकरण, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यही बात यहाँ पर गलत है, यही अधिगम जरूरतों को पूरा नहीं करेगी। अगर आप बच्चों को पृथक कर दे, अलग थलग कर दे, ठीक है, उन पर लेबलिंग लगा दे, नामकीकरण कर दे कि ये फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है, ये सेकेंड रैंक वाला बच्चा है, ये थर्ड रैंक वाला बच्चा है, फिर बच्चा जो को सीखना ही नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है ना, उसी को सारी चीज़ें आती हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसी को महत्व देने लगते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सभी बच्चों को जो है एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही गलत तरीका है, यही अधिगम में बाधक बनेगा। तो बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त समावेशन, यानी कि आप बच्चों को एक उपरोक्त समावेशन दे, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, अपनी चीज़ों को सामने रख पाए टीचर के, है ना। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, तो इससे भी अधिगम जरूरतें पूरी होंगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग उनकी कल्चर हो सकते हैं, उनकी संस्कृति अलग हो सकती है, ठीक है, उनके सामाजिक संदर्भ अलग हो सकते हैं। बच्चे के जो सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, है ना, उनको भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा एक तरीके से सीखे, ठीक है, कोई बच्चा दूसरे तरीके से सीख जाए। जैसे एक जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक ही चीज़ को बताने के लिए 3 से 4 एग्जाम्पल देता है। क्यों करता है ऐसा वो, ताकि हो सकता है कि एक बच्चे को कोई एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए और वहीं पर जो दूसरे बच्चे हैं उनको कोई अदर एग्जाम्पल समझ में आ जाए, है ना। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही जो एग्जाम्पल होते हैं वो प्रस्तुत दिए जाते हैं, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि हर बच्चे की सीखने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो ये भी बात सही है, ये भी बच्चे की अधिगम जरूरतों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला ही सही नहीं था और इसी के बारे में हमसे पूछ रखा था, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो ये तो बात आपकी यहाँ पर सही है, ठीक है, कि बच्चों की तैयारी कहाँ तक हुई, ठीक है, हम इसका मूल्यांकन करें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड होते हैं हमारे उसमें चेंज लाएं। अगर बच्चे चीज़ों को नहीं सीख पाए, नहीं समझ में आया, है ना, तो तैयारी के स्तर को पता करने के लिए आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करना, तो यही चीज़ अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, बच्चा कितना चीज़ों को समझ पाया, उसकी समझ कितनी विकसित हुई, ठीक है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई, जो हमने बच्चे को पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया भी या फिर नहीं, ठीक है। इसीलिए तो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, इसीलिए तो मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी बात सही है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, बिल्कुल गलत ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछा ही क्या है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो इसी उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए कि हम बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करें, ठीक है, बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना विकसित करें कि अच्छा तुम्हारे जो है 20 में से 20 नंबर आ गए और जो वो वाला बच्चा है उसके तो 20 में से 4 नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं, है ना। तो इससे बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एक बच्चा तो वहाँ पर प्रोत्साहित होगा, बट जो दूसरा बच्चा है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कभी भी बच्चों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं विकसित करनी है, ठीक है। बच्चों में जो मूल्यांकन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की कमियों को हम जान सकें, ठीक है, बच्चे की तैयारी के स्तर को हम जान सकें, बच्चे की समझ कितनी विकसित हुई हम इसको जान सकें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टीचिंग मेथड है ना, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसमें हम चेंज लाए, क्योंकि बच्चे के अंदर कमी आपको नहीं निकालनी है, टीचर के अंदर ही कमी होती है, ठीक है, बच्चे के अंदर कोई भी कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर
थर्ड वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बच्चा क्या कर सकता है, कितने चीज़ों को सीख पाया। ठीक है, इससे किससे पता चलता है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन से ही, ठीक है, बच्चे के इवैल्यूएशन से ही पता चलता है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा और फोर्थ भी सही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या था कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सीटेट वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन आपसे सेम कभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, बट लैंग्वेज के साथ में थोड़ा बहुत हेर फेर करके ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। यहाँ पर पूछा है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या नहीं हो सकते, बट आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ रहा था कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। ठीक है, अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये क्या कहते हैं कि जो नैतिक विकास होता है, ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए। ठीक है, इन्होंने जो पहला लेवल दिया वह है पारंपरिक स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, जो दूसरा स्तर उन्होंने दिया वह है कन्वेंशनल लेवल, और जो तीसरा स्तर उन्होंने दिया वह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो अगर स्तर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे, तो 3 स्तर दिए थे। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो इन्होंने लेवल दिए हैं 3 ठो, है ना, अब इसमें इन्होंने 2-2 स्टेज भी बता रखी है, 2-2 अवस्थाएं भी बता रखी है। अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल पे, तो इन्होंने 2 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, और इसमें भी कन्वेंशनल में भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल में भी इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल अवस्था की बात करें, टोटल चरण की बात करें, स्टेज की बात करें, तो यहाँ पर स्टेज इन्होंने कितने दिए, 6 स्टेज दिए। ठीक है, स्तर 3 दिए। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो भी व्यक्ति है ना विकास को एक स्टेज में डिवाइड कर दे, है ना, एक अवस्था में डिवाइड कर दे, वो क्या करेगा, वो ये धारणा बना करके चलेगा कि जो विकास है वो असतत होता है, यानी कि रुक रुक के होता है, निरंतर नहीं होता है, रुक रुक के होता है। ठीक है, वैसे तो आपका विकास जो होता है वो निरंतर होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, बट यहाँ पर जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उनके अलग अलग अपने थॉट भी हैं, है ना। तो अगर जो भी व्यक्ति, जैसे कि अगर हम जीन पियाजे की बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें, तो ये लोग क्या किए हैं, विकास को 4 पार्ट में, जो जीन पियाजे डिवाइड कर रखे हैं, है ना, किसी ने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जितने भी व्यक्ति ऐसे जिन्होंने की स्टेज की बात की, अवस्थाओं की बात की है, तो ये क्या कहेंगे कि जो विकास होता है वो असतत होता है, क्योंकि इन्होंने विकास को तोड़ दिया है, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि जो विकास है ये एक असतत प्रक्रिया, रुक रुक के होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, बट अगर आप वैसा देखेंगे तो विकास का निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो, जीन पियाजे की बात हो, ठीक है, तो ये लोग क्या कहेंगे कि विकास का एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक असतत प्रक्रिया है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। तो ये तो बात आपके लेवाइगोस्की करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं करते हैं इसकी बात। ठीक है, बच्चों में बुद्धि लब्धि आईक्यू से परस्पर संबंधित है, आईक्यू की बात इन्होंने की ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने आनुवंशिकता की भी बात नहीं है, क्योंकि जो मोरल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, ये हेरिडिटी से नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है, ये तो बच्चा समाज में आकर के सीखता है। वो जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे नैतिकता आती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं कि बच्चों को मतलब जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करना है। ठीक है, या फिर कोई आपके घर में बड़ा आ गया तो उसको नमस्ते करना है। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर धीरे धीरे नैतिकता विकसित की जाती है, जन्मजात नहीं होती। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए उन्होंने हेरिडिटी की बात नहीं की है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा है, विभेदित निर्देश, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। विभेदित निर्देश का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीके से बच्चे के सामने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाए, अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएटेड बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्योंकि हर बच्चे के सीखने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। मानकीकृत मूल्यांकन आपका यहाँ पर नहीं होगा। पृथक्करण, नामकीकरण, ये तीनों ही वर्ड आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपको ये तीनों वर्ड देखने को मिल जाए वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर
एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, दृश्यीकरण प्रस्तुति का प्रावधान। अब बच्चे को देखने में ही दिक्कत है, बच्चा चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है और उसके सामने आप दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना। अब देखिए जो पाठ्यचर्या है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन इसमें होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही पाठ्यचर्या हम डिज़ाइन कर दें, नहीं, पाठ्यचर्या अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जो सीखने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जो ये बच्चा है वो डिसेबल बच्चा है, इसको देखने में दिक्कत है ना, तो इसके सामने जो पाठ्यचर्या है इसको हम ऑडियो मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपको प्रोवाइड करना है क्लासरूम में, है ना। स्पर्शनिक संसाधनों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, है ना, उनको जो स्पर्श करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सीखने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेल लिपि की, जिसकी खोज आपके लुइस ब्रेल ने की थी, ये क्वेश्चन आपका EVS में आता है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, 6 डॉट बने होते हैं, जिससे जो बच्चा होता है वो चीज़ों को स्पर्श करके सीखता है। स्पेशली ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ही बनाई जाती है ना, मतलब बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन, तो बताया मैंने आप लोगों को, मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके से इवैल्यूएशन करना सभी बच्चों का, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे के सीखने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग है और हम बच्चों को सिखाते भी अलग अलग तरीके से। तो उनका जो इवैल्यूएशन है वो एक ही तरीके से कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों का जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन वो कई तरीके से करना चाहिए। ठीक है, लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, ठीक है, उनके स्किल्स का मूल्यांकन, है ना। तो एक ही तरीके से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, इसलिए जो मानकीकृत वर्ड है ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट, कोई क्यूज रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे रखा है वहाँ पर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।